हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा चैप्टर जो नागरिक शास्त्र कक्षा 10 का सेकंड चैप्टर संघवाद चल रहा था। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है भारत में संघीय व्यवस्था के सफल होने के कारण, और यह इस चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल आपका खत्म हो जाएगा। तो आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन थॉट आपको सुना दें कि अवसर, हालात, किस्मत उनकी सहायता नहीं करती जो स्वयं खुद की सहायता नहीं करते हैं। एक बात हमेशा याद रखेंगे, जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे, खुद अपना हाथ पैर नहीं मारेंगे, तब तक जो आप कुछ इस जिंदगी में, इस दुनिया में कर नहीं सकते। तो अगर आपके सामने खाना रखा हुआ, जब तक आप उसे अपने हाथ से उठा कर नहीं खाएंगे, तब तक जो है वो आपके मुंह में नहीं जाएगा। इसीलिए ये कहावत बहुत ही मशहूर है कि अवसर उनकी सहायता नहीं करता जो स्वयं खुद की सहायता नहीं करते। तो किसी काम को करने के लिए आपको स्वयं ही आगे बढ़ना पड़ेगा। यह बात हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। तो हमारा जो चैप्टर का टॉपिक है वो ये कि भारत में संघीय व्यवस्था सफल होने के कारण, संघीय व्यवस्था का मतलब मैंने बताया था कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर शासन करना है। किसी भी देश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना और फिर शासन करना। तो भारत में संघीय व्यवस्था सफल है, लेकिन इसका पता हम कैसे लगाएं। जैसे भारत में 28 राज्य हैं, भारत को 28 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, तो क्या कभी आपने ये सुना कि उत्तर प्रदेश बिहार से युद्ध हो गया, उत्तर प्रदेश का बिहार से, उत्तर प्रदेश का मध्य प्रदेश से युद्ध हो गया, उत्तर प्रदेश का गुजरात से युद्ध हो गया हो? ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। ठीक है, होना भी नहीं चाहिए ये। ठीक है, इसका मतलब जब सभी राज्य आपस में शांति तरीके से, शांति पूर्वक अपना शासन व्यवस्था हर राज्यों में चल रही, इसका मतलब यह है कि हमारे देश की संघीय व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं है। सब कुछ बिल्कुल शांति पूर्वक चल रहा है। ठीक है, तो आखिर क्या कारण है कि हमारे देश में ये सब बिल्कुल शांति पूर्वक चल रहा है? अभी आप अपने घर में जो है वो, पता चला काम बांट दिए तो घर में झगड़ा हो जाता है, जबकि आप काम बांट दिए कि सुबह का खाना ये बनाएंगी, शाम का खाना वो बनाएंगी, लेकिन फिर भी आप लोगों के घर में झगड़ा हो जाता होगा कभी ना कभी। लेकिन हमारा देश है बिल्कुल शांति पूर्वक तरीके से चल रहा है। क्या कारण है आखिर इसके? भारत में संघीय व्यवस्था सफल होने के कारण, तो इसके कुछ कारण, वो सबसे पहले भाषीय राज्य। देखिए, हमारा भारत विविधताओं का देश है। हमारे भारत में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। अलग अलग जाति का मतलब क्या? देखिए, अलग अलग धर्म, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। ठीक है, और भी छोटी छोटी बुद्धिस्ट भी रहते हैं, जैन धर्म के लोग भी हमारे देश में रहते हैं। तमाम धर्मों के मानने वाले लोग हैं। अब इन धर्म के अंदर अलग अलग जातियां भी बटी हुई हैं। ठीक है, कोई यादव है तो कोई ठाकुर है तो कोई बाभन है, तमाम जातियां भी हैं। हिंदुओं में भी जातियां, मुसलमानों में भी जातियां हैं, और अलग अलग भाषा के बोलने वाले भी लोग हैं। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के लोग बोलिए तो भोजपुरी बोलते, कहाँ गईल रहला, क्या, कहाँ बाटिया, ऐसे बोलते हैं ना। हम लोग भी वही उत्तर प्रदेश के रहने वाले, तो ये हम लोगों की ये कहते हैं ना कि मातृभाषा है हम लोगों की भोजपुरी भाई। अब आप भोजपुरी में आ जाएंगे तो यहाँ उत्तर प्रदेश में आएंगे तो यहाँ भोजपुरिया बोली जाएगी। ठीक है, और आप बिहार में भी चले जाएंगे, यहाँ पे आपको भोजपुरी भाषा देखने को मिलेगी। गुजरात में चले जाइए, वहां पे आपको गुजराती भाषा देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र में चले जाइए तो आपको मराठी भाषा देखने को मिलेगी। ठीक है, आंध्र प्रदेश में चले जाइए, तेलंगाना में चले जाइए, वहां पे तेलुगु भाषा देखने को मिलेगी। उड़ीसा में चले जाइए, वहां पे लोग उड़िया भाषा बोलते हैं। बंगाल में चलिए, बंगाली भाषा बोलते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि तकरीबन लगभग लगभग हमारे देश में 121 भाषाएं बोली जाती है। 1 to 1 121 भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं। ठीक है, जब हमारा देश आजाद हो गया, जब ये भारत आजाद हुआ, हिंदुस्तान आजाद होगा, तो अब तो बड़ा ये सरदर्द बन गया। उस समय हमारे देश में 562 या कहीं कहीं मिलता है 565 छोटी छोटी रियासतें थी। यानी कि हमारा देश 565 छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। 565। तो अगर हमारे देश के महापुरुषों ने, विद्वानों ने दिमाग से काम न लिया होता, ठीक है, तो हमारा देश जो आज आप 28 राज्य देख रहे हैं, 562 हिस्सों में बंट जाता हमारा देश। क्योंकि भाई कहीं का कल्चर अलग, कहीं की संस्कृति अलग है। ठीक है, अब जैसे देखिए, कल्चर
बंगाल के लोग मछली से सब कुछ बनाते हैं, यहाँ तक कि वो लोग मछली भात बहुत पसंद है लोगों को, मछली का भरता भी बनाते हैं। हमारे यहाँ आलू का भरता नहीं बनता है उत्तर प्रदेश में, वो लोग मछली का भरता बनाते हैं। वहाँ का कल्चर दूसरा है, हमारे यहाँ कल्चर दूसरा है। हमने इसी सीरीज में कहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश में लुंगी केवल घर में पहनी जाती, बाहर लुंगी पहनना बहुत हे की दृष्टि से देखा जाता है। जबकि आप दक्षिण भारत में चले जाइए तो वहाँ पे लुंगी इतनी फेमस है कि जो है वो शादी विवाह में भी लुंगी पहन कर लोग चले जाते हैं। हमारे यहाँ प्लेट में थाली में खाना खाया जाता है, दक्षिण भारत में केले के पत्ते पर खाना खाया जाता है। कहीं पर साड़ी फेमस है महिलाओं के लिए, ठीक है, तो कहीं पर सलवार सूट ये फेमस है। तो हमारे ये भारत यहाँ पर अलग अलग कल्चर है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग हैं। ये बहुत बड़ा सिरदर्द हो गया कि अब देश को इकट्ठा कैसे किया जाए, ठीक है। इतने ज्यादा अलग, तो सबसे पहले क्या किया गया कि जो देश को बांटा गया, मतलब कैसे राज्यों में बांटा गया। अब जैसे अगर आप बंगाल को बांट देंगे बंगाली भाषा के आधार पर, ठीक है, बंगाल को बांटा गया बंगाली भाषा के आधार पर। पता चला कि जहां उर्दू बोली जा रही है वो लोग कहेंगे हमारा भी राज्य अलग बनाइए, जहां पे तमिल बोली जाए वो तमिल बनाइए, तमिल वाला अलग बनाइए राज्य, जहां पर उर्दू भाषा बोली जा रही है उर्दू भाषा के लिए अलग राज्य बनाइए। अब ऐसे तो हमने कहा कि लगभग 121 भाषाएं बोली जाती, तो देश 121 भाषाओं में बढ़ जाता। 121 भाषाओं में यदि देश बढ़ जाता तो कितनी दिक्कत हो जाती। तो देश को जो बहुत ही समझदारी से बांटा गया, जिन भाषाओं के बोलने वाले लोग ज्यादा थे उन भाषाओं के आधार पर देश को बांटा गया। देखिए इसमें क्या, भारत में राज्यों का गठन, जो भारत में आप 28 राज्य देख रहे हैं, जाति के आधार पर। कुछ राज्य ऐसे होंगे जिसमें जंगली लोग रहते होंगे, यानी कि वनों में निवास करने वाले, जैसे क्या हो गया उत्तराखंड या झारखंड हो गया, ठीक है। भाषा के आधार पर, जैसे भाषा के आधार पर अलग होने वाला या बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बना, गुजरात जो है भाषा के आधार पर बना, और संस्कृति कल्चर के आधार पर राजस्थान जो है वो उसके कल्चर के आधार पर, वहां की संस्कृति देखेंगे बिल्कुल अलग थलग है। वहां की संस्कृति, वहां का कल्चर देखेंगे, आज भी वहां की महिलाएं जो है वो साड़ियां पहनती हैं, और वहां के लोग मोटे अनाज का प्रयोग करते हैं। मोटे अनाज का मतलब जैसे जौ की रोटी खाते हैं, मकई की रोटी खाते हैं, ज्वार की रोटी खाते हैं। हमारे यहाँ तो जो रोटी का रवाज ही खत्म होता जा रहा है, लोग चावल को ज्यादा पसंद करने लगे हैं, ठीक है। तो हमारे देश में, हमारे भारत में जो राज्यों का गठन किया गया, जो राज्य बना गए, वो किस आधार पर बनाए गए, जाति के आधार पर। जैसे कोई किसी जगह एक स्पेसिफिक एक उसी जाति के लोग रहते, जैसे हमने झारखंड बताया, झारखंड में आदिवासी लोग ज्यादा रहते थे, ठीक है, तो झारखंड को बिल्कुल अलग बना। ये राज्य बाद में बने, हमने आपको क्लास रूम में बताया कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और उत्तराखंड हो गया। यह राज्यों का गठन सन 2000 में हुआ है। सन 2000 में इन राज्यों का गठन हुआ है, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर और संस्कृति के आधार पर किया गया, ताकि एक भाषा के बोलने वाले लोग एक राज्य में आके रह सकें। सिर्फ बंगाली और मराठी भाषा बोलने वाले लोग तो एक साथ रह नहीं सकते, कि रह सकते हैं, नहीं रह सकते। बंगाली और मराठी भाषा बोलने वाले, अब वो हरदम खाएगा मछली और ये खाएगा हरदम, पता चला मराठी में वड़ा पाव फेमस है महाराष्ट्र में, तो एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है। तो भाषा के आधार पर इसलिए बांटा गया। देखिए बंगाल में चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान हो, वो सभी बंगाली भाषा बोलेंगे क्योंकि उनका कल्चर वही है, ठीक है। तो जाति के आधार पर हमारे देश में राज्यों का गठन किया गया, भाषा के आधार पर गठन किया गया, ताकि जहां मराठी बोली जाती है सभी मराठी भाषा बोलने वाले अपना एक अलग राज्य बना ले, महाराष्ट्र। सभी भोजपुरी बोलने वाले लोग एक अपना अलग राज्य बना ले, सभी बंगाली भाषा बोलने वाले लोग एक अपना अलग राज्य बना ले, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे देश में राज्यों का गठन किया गया, राज्यों को बनाया गया, ताकि एक दूसरे से टकराव ना हो, एक दूसरे से झगड़ा ना हो, ठीक है। जबकि इसके पहले वाला जो चैप्टर था सत्ता की साझेदारी, उसमें हमने आपको बताया था कि जो है वो क्या किया था, श्रीलंका ने केवल एक भाषा के मानने वाले लोगों को, सिंघली भाषा के मानने वाले लोगों को बढ़ावा दिया, उन्हीं को सब कुछ दे दिया, उसी को सिंघली भाषा को राष्ट्रीय भाषा बना दिया। तो क्या हुआ, देश के लोग आपस में लड़ने लगे। तो इन तमाम चीजों से बचने के लिए हमारे देश में ये काम किया गया कि जो है वो सभी भाषा के, मतलब जैसे मराठी भाषा के बोलने वाले लोग ज्यादा थे तो उनका एक अलग राज्य बना दिया, महाराष्ट्र, ठीक है। और
तेलुगु भाषा के बोलने वाले लोग ज्यादा थे, तो उनके लिए एक अलग राज्य बना दिया, आंध्र प्रदेश बना दिया। ठीक है, ताकि जो देश में टकराव ना हो, गृह युद्ध जैसे हालात ना पैदा हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो कारण है हमारे देश में संघीय व्यवस्था सफल होने का, वो यही कारण कि हमारे देश में जो राज्यों को बनाया गया वो भाषा के आधार पर बनाया गया। ऐसे नहीं बना दिया कि चलो ये अलग राज्य हो गया, ये अलग राज्य हो गया। भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया, जाति के आधार पर राज्य बनाया गया। ठीक है, ताकि एक अलग प्रकार की जाति इस राज्य में रहे, एक अलग प्रकार की भाषा के बोलने वाले लोग इस राज्य में रहे, इसलिए जो इसको अलग बनाया गया। ठीक है, भाषा नीति, हमारे देश की जो भाषा नीति वो भी बहुत अच्छी है। भारतीय संविधान में किसी भाषा को राष्ट्र भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। अगर मान लीजिए कि प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, पूछा भी गया कि हमारे संविधान में किस भाषा को राष्ट्र भाषा का दर्जा प्राप्त है, ऑप्शन में दीजिए उर्दू, हिंदी, बंगाली, इनमें से कोई नहीं। तो आप ऑप्शन क्या लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं। देखिए हमने क्या लिखा है, भारतीय संविधान में किसी भाषा को, किसी भी भाषा को राष्ट्र भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हालांकि जो है वो हिंदी जो है वो राजकीय भाषा है, राजकीय भाषा है, मगर हमारे देश की कोई भी भाषा राष्ट्रीय भाषा नहीं है। आप अगर तमिलनाडु में जाएंगे तो वहां पर जो कागजात होंगे, वहां पर जो काम होंगे वो क्या होंगे, वो तमिल भाषा में होंगे। बंगाल में जाएंगे तो वहां की काम जो है वो बंगाली भाषा में होंगे। ठीक है, तो हम ये क्यों किया गया, ताकि जो है वो अब हिंदी भाषा को, हालांकि हमारे देश में 44% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। 44% लोग, यानी कि 100 लोग हैं अगर पूरे हिंदुस्तान में, तो उसमें से 44 लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। और अगर सेकंड सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा की बात की तो बंगाली भाषा है। सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी। उसके बाद कौन सी भाषा बोली जाती है, बंगाली भाषा हमारे देश में बोली जाती है। ठीक है, भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्र भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान में हिंदी सहित हिंदी को लेकर 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है। 22 यानी कि अनुसूचित भाषा का, इन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। कितनी अनुसूची, 8वीं अनुसूची में रखा गया, इसलिए इन्हें अनुसूचित भाषाओं कहा जाता है। तो हिंदी को लेकर कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा प्राप्त है, 22 भाषाओं को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखेंगे। और इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी नहीं है, 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। अंग्रेजी भाषा हमारे देश में गैर अनुसूचित भाषा है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो हमारे संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्र भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा प्राप्त, यानी कि इसमें जो है वो आप कानूनी कागजात कहीं फार्म वार्म आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, ये कितनी भाषाओं को, 22 भाषाओं को जो, ठीक है। भारत में भाषीय विविधता, हमने आपको बताया था कि जो है वो भारत में लगभग 121 भाषाएं बोली जाती हैं। 2011 की जनगणना में ये पता चला कि भारत में 121 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से 22 भाषाएं अनुसूचित भाषाएं, बाकी जो बची यानी कि 99 भाषाएं गैर अनुसूचित भाषाएं हैं, गैर अनुसूचित भाषाएं हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 22 भाषाओं को जो है वो अनुसूचित भाषा होने का दर्जा प्राप्त है। और भारत में 2011 की जनगणना हुई, उसके बाद अभी जनगणना हुई ही नहीं। ठीक है, तो 2011 की जनगणना जब हुई थी उसमें ये पता चला था कि जो है वो भारत में कुल 121 प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, भारत में। अब देखिए ये दो चीजें लिखी हुई है, गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार क्या होती है, क्लास में हमने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया था गठबंधन की सरकार क्या होती है। ठीक है, गठबंधन की सरकार, अब देखिए मान लीजिए उदाहरण के लिए हमारे देश में यदि आपको अपनी सरकार बनानी है तो हमारे देश में कुल मिला के 543 लोकसभा सीटें, 543। इसको ना मान के हम मोटा मोटा मान लेंगे हमारे देश में कुल मिला के 400 सीटें हैं। ठीक है, कितनी सीटें हैं, 400 सीटें हैं। तो यदि आपको जो है वो सरकार बनानी है तो आधे से अधिक सीट आपको लानी पड़ेगी। आधे से अधिक सीट यानी कि 201, 200 से ज्यादा सीटें आप यदि लाएंगे, जीत जाएंगे इलेक्शन में, तो आप क्या करते हैं, सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा हो जाए, उदाहरण के लिए यदि ऐसा हो जाए कि
अब हमारे देश में पहले क्या होता था कि दो ही कांग्रेस लड़ती थी इलेक्शन, उसके बाद जो है वो एक पार्टी और आई जनता दल, ठीक है, जनता दल आई, ठीक है। तो इन्हीं दोनों रहती थी, या तो ये जीत जाती थी या तो ये जीत जाती, पहले तो ये जीती, फिर एक दो बार ये भी जीत गई। लेकिन क्या हुआ कि बाद में अलग अलग राज्यों की भी छोटी छोटी पार्टियां बनने लगी, जैसे यूपी में सपा बसपा आ गई और ऐसे तमाम जो है पार्टियां बनने लगी, ठीक है। अब तमाम पार्टियां जब बनने लगी तो क्या हुआ, कभी कभी ऐसा भी हो गया, अब मान लीजिए कि सरकार बनाने के लिए कम से कम आपको कितनी सीटें लानी है, 201। अब सभी पार्टियां लड़ी, किसी भी पार्टी को 201 सीट नहीं मिली, कोई 100 सीट पाई, कोई जो है 150 सीट पाई, कोई 50 सीट पाई, कोई 20 सीट पाई, कोई भी इस आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी जो बहुमत का आंकड़ा था, यानी कि आधे से अधिक तक कोई भी जो है वो राजनीतिक पार्टी नहीं पहुंच पाई। अब ऐसी स्थिति में क्या होता था, अब कांग्रेस की मान लीजिए कितनी सीटें, 150, और चाहिए इसको सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें, 201 सीटें चाहिए। कितनी सीटें चाहिए, 201 सीटें चाहिए। तो अब ये क्या करेगी, ये जो 20 वाली है, कही यार 20 हमको उधार दे दो, हम आपको कुछ मंत्री पद बना, रेलवे मंत्रालय दे देंगे, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दे देंगे आपको, ठीक है। और ये ऐसे तमाम छोटी छोटी पार्टियां संपर्क करेगी, किसी तरीके से इसको 201 करना है, ठीक है। या तो ये भी अलग अलग पार्टियों से संपर्क करेगी, इससे संपर्क की हमको दे दीजिए, हम आपको बना देंगे। जैसे क्या हुआ अब उदाहरण के लिए हम आपको समझाए, क्लास में रूम में भी हमने आपको यही उदाहरण दिया था, हमें अच्छे से याद है कि अब हमें खरीदना है 1 किलो बिरयानी, ठीक है। दुकानदार 1 किलो बिरयानी बेचता है, उससे नीचे यानी कि आधा किलो 2 किलो नहीं बेचता, डायरेक्ट 1 किलो बेचता है। 1 किलो बिरयानी मिलती है 200 रुपए की, हमारे जेब में कितना है, 150 रुपए। हमारे साथ के 2-3 लोग थे, उनके पास 10 रुपए, किसी के पास 20 रुपए, किसी के पास 30 रुपया है। तो हम क्या करेंगे, उनसे कहेंगे भैया आप 10 रुपया हमें दे दीजिए, आप 20 रुपए दे दीजिए, आप भी जो 20 रुपए दे दीजिए, हमारे पास 150 रुपए मिला के जो है वो 200 रुपए हो जाए, तो हम 1 किलो बिरयानी खरीद लेंगे, तो आपको भी थोड़ा थोड़ा खिला देंगे, ठीक है। उसी तरीके से गठबंधन की सरकार भी होती है। देखिए इसके पास 150 सीटें हैं, इसके पास 50 सीटें कम पड़े हैं, तो क्या हुआ, इससे उधार लेगी, इससे उधार लेगी, और फिर बाद में क्या करेगी, इनको कुछ मंत्री, इनके पार्टी के कुछ लोगों को मंत्री बना देगी, इनके पार्टी के कुछ लोगों को मंत्री बना देगी, ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्या, गठबंधन की सरकार, इसी को कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को गठबंधन की सरकार कहा जाता है, हमेशा याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब ये सत्ता का विकेंद्रीकरण मत क्या होता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण कुछ नहीं होता, यानी कि शक्तियों का बंटवारा ही क्या कहलाता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा क्या कहलाता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। जैसे हमने क्या कहा कि जो है वो इतना बड़ा देश है, वो चलाने के लिए एक आदमी काफी नहीं, तो कुछ शक्तियां इनको दे दी गई कि आप ये वाला मामला देखिए, आप ये वाला मामला देखिए, आप ये वाला मामला देखिए। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, इसी क्रम में जारी रखें, नागरिक शास्त्र या अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर पढ़ाएं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, नमस्ते।